नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज के एमसीक्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब है न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जहां से हमने क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलाउज पार्लियामेंट टू restrict the jurisdiction of Supreme Court in matters of inter-state river water disputes? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के मैटर में? ठीक है, आर्टिकल 131, आर्टिकल 262, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 370। ठीक है, तो देखो वैसे भी काट सकते हो अगर याद हो तो। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, ये राइट टू लाइफ है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और ये जो है आर्टिकल 262 ये बात करता है किसकी? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स की। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, राइट टू लाइफ। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल प्राइमरीली डील्स विथ वाटर एलोकेशन अमंग विच स्टेट्स? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल किस स्टेट्स के बीच में, मतलब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स किन किन स्टेट के बीच में है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कर्नाटका केरला तमिलनाडु है, या कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र है, ओडिशा आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ है, पंजाब हरियाणा या राजस्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी ये कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र वाले स्टेट्स को डील करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 3 है कि द प्राइमरी रोल ऑफ रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स लाइक जीआरएमबी एंड केआरएमबी, वही कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड या फिर गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, इस टू किससे ये रिलेटेड है? तो क्या ये डिसाइड करता है फाइनल वाटर एलोकेशन अवार्ड्स को, या इन्फोर्स करता है ट्रिब्यूनल अवार्ड्स एंड रेगुलेट रिलीज ऑपरेशनली, कंडक्ट ग्राउंड वाटर सर्वे, या फ्रेम स्टेट वाटर बजट्स? तो नहीं, बेसिकली ये इन्फोर्स करता है ट्रिब्यूनल अवार्ड्स एंड रेगुलेट रिलीजेज ऑपरेशनली। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, which of the following pairs of metallurgical process is correctly matched with its defining features? Calcination, roasting, smelting, refining. Calcination क्या होता है? Heating in excess air to convert sulfides into oxides. क्या ये सही मैच है? Roasting, heating in absence of air to remove volatile matter. या smelting, high temperature reduction in the presence of reducing agent. या रिफाइनिंग, कन्वर्टिंग मिनरल्स टू ऑक्साइड फॉर रिडक्शन? तो नहीं, देखो कैल्सिनेशन में ये उल्टा कर दिया है, हीटिंग इन एक्सेस एयर, नहीं तो यहाँ ऑप्शंस या फिर वेरी लो एयर में करता है। ठीक है, रोस्टिंग ऑप्शंस नहीं, उल्टा कर दिया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, यही कंफ्यूजन करता है। ठीक है, स्मेल्टिंग, हाँ ठीक है, हाई टेम्परेचर रिडक्शन इन द प्रेजेंट, तो आंसर ये हो जाएगा। रिफाइनिंग क्या है? ये कन्वर्टिंग मिनरल्स टू ऑक्साइड्स फॉर रिडक्शन, ये पोस्ट पोस्ट इन तीनों के बाद ही करा जाता है इसको मेनली। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर यूजिंग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, स्पेल्टिंग में, कैल्सिनेशन में देखोगे तो इन लिमिटेड और नो एयर, रोस्टिंग में इन एक्सेस एयर और पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर्स, रिफाइनिंग में पोस्ट एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन किया जाता है, नॉट ऑक्साइड कन्वर्सन। ठीक है, अब एक मनरेगा से रिलेटेड था कि अंडर मनरेगा विच ऑफ द फॉलोइंग is a legally guaranteed right, guaranteeing universal monthly cash transfer, at least 100 days of wage employment per rural household, guaranteed unemployment allowance irrespective of job demand, guaranteed 150 days of work throughout India? कौन सा सही होगा? तो देखो एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड। ठीक है,
बी हो जाएगा। और 150 दिन भी है, देखो ऑप्शन में ये आ जाए तो ऐसा नहीं कंफ्यूज, ये कुछ कुछ पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरीज या रीजन में है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो छठा है कि द रिसेंट पुश फॉर Aadhaar based eKYC and NMMS facial verification under Manrega is primarily justified by policymakers as a measure to shift Manrega entirely to skilled laborers categories, remove cash payments and replace them with food transfers, curb duplicate job cards and improve transparency in wage payments, या रिप्लेस ग्राम सभा रोल इन मॉनिटरिंग विथ एआई सिस्टम्स। तो आप देखेंगे तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कर्व करना है डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स को, ठीक है। तो इसमें एक ई केवाईसी जो होता है यही आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई करता है, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को ये प्रमोट करता है, जिससे वजह से घोस्ट बेनिफिशरीज मतलब एलिमिनेट हो सके। देखो घोस्ट बेनिफिशरी वही होता है ना कि जैसे इसमें ये जॉब कार्ड जो बनता है ना वो विलेज लेवल पे बनता है, ठीक है, बेसिकली हेडमैन मुखिया बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि पैसे वैसे लेके और एक ही फैमिली से या फिर ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट भी नहीं करता है उसका जॉब कार्ड बना देते हैं, ठीक है, और उनको अब पेमेंट मिल रहा है, या वैसे भी लोग जो एलिजिबल नहीं है उनको भी, ठीक है। अब मतलब इसका राइटफुल डिलीवरी नहीं हो पाता है रिक्वायर्ड पर्सन के पास, मतलब जिस नीडी पर्सन के पास, जिनको नीड है उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपडेट करने के लिए ई केवाईसी ले आए गए थे, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा इशूज आ रही है, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि द ACITI partnership formed during G20 summit primarily focus on the cooperation in, किसमें cooperation पे फोकस करता है, तो क्या हेरिटेज का कंजर्वेशन एंड बुद्धिस्ट टूरिज्म, डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड नेवल ब्लेसिंग राइट, क्वांटम एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन टेक या क्रिटिकल मिनरल्स, या डायरेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड टेरिफ एलिमिनेशन। तो इस किसमें करता है, तो क्वांटम एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन टेक, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, ऑप्शन सी। ये याद रखना ACITI में है वही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ठीक है। इसमें 3 लोग हैं और ये G20 जो अभी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है उसी के साइडलाइन पे ये बना है, ठीक है। अंडर द करेंट कॉलेजियन सिस्टम, हाँ, अंडर द करेंट कॉलेजियन सिस्टम अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आर रिकमेंडेड बाय CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज, या CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज, या प्रेसिडेंट प्लस लॉ मिनिस्टर, या CGI, या फिर पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। तो देखो आपको याद होगा तो ये CGI प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेज होते हैं, इसी को कॉलेजियन सिस्टम कहते हैं। ये भी है लेकिन ये हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। हाई कोर्ट में CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये अब ओरिजिन देखोगे ये कॉलेजियन सिस्टम का कहाँ से आया है, तो सेकेंड जज केस 1993 के, ठीक है, और इसको री इन्फोर्स कर दिया गया था थर्ड जज केस 1998 से। फोर्थ जज केस आपको याद होगा NJAC एक्ट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था इसी केस के थ्रू, ठीक है। तो अब 9वां क्वेश्चन है कि स्पेशल लीव पिटीशन SLP, a major route through which SC takes cases from lower courts is empowered by which provision, 14, 21, 136 या 124। तो आपको याद होगा ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट वगैरह की बात करता है, और 136 टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन। तो इसमें यही देखोगे वन आर्टिकल 136 गिव सुप्रीम कोर्ट पावर टू ग्रांट ए स्पेशल लीव पिटीशन फ्रॉम एनी जजमेंट ऑर्डर एंड कोर्ट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 से डिफरेंट है क्योंकि इसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करती है, और आपको आर्टिकल 226 याद ही होगा हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से बात करती है, जो कि थोड़ा वाइडर है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि द इनर लाइन परमिट सिस्टम
ओरिजिनली ड्रॉज इज लीगल बैकिंग फ्रॉम, कहाँ से करता है? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, या बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको एस्पा कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिए हैं कहाँ से? न्यूज़पेपर से। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, देखो यहाँ से, इनर लाइन परमिट सिस्टम, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो इसके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनर लाइन परमिट सिस्टम जो होता है वो नॉन रेजिडेंट्स के एंट्री पे गवर्न करता है, पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरियाज में। और ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडिजीनियस आइडेंटिटी, लैंड या कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ कहाँ ये अप्लाइड है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। याद रखना इस चारों स्टेट्स को, क्योंकि ऑप्शन में आसाम भी देगा, ठीक है, त्रिपुरा भी देगा, और एक और कौन बच जाता है? मणिपुर हो गया, एंड मेघालय भी देगा। ठीक है, तो आसाम, त्रिपुरा एंड मेघालय आईएलपी के अंदर नहीं आते हैं। बाद बाकी जो है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर आता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 371 के क्लाउजेज से लिंक्ड है, बट वहां से ओरिजिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मैंने इसका आंसर अभी ऊपर बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट करेंटली रिक्वायर्ड इनर लाइन परमिट सिस्टम एंट्री ऑफ इंडियन सिटीजन। तो देखो है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वैसे करेक्ट यही आंसर है। लेकिन सोचो ये सब भी ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज तो करना वाजिब है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, तो हम असम त्रिपुरा वैसे भी काट देंगे। यहाँ देखो असम काट दिए, यहाँ देखो मेघालय काट दिए, तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। हमको पता होना चाहिए मेघालय नहीं है, असम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, बाद बाकी चारों है। ठीक है, अच्छा, एक सिक्किम भी तो नहीं है। तो सिक्किम भी यूज करता है, सिक्किम यूजेज इनर लाइन लाइक परमिट बट नॉट अंडर द सेम लॉ, इसके लिए सेपरेट प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, अब देखो जीआरपी आजकल बहुत न्यूज में है कि जीआरएपी स्टेज 4 सीवियर प्लस लीड टू, ये क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है, जो दिल्ली एनसीआर में जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक्शन प्लान को। तो जीआरएपी स्टेज 4 सीवियर प्लस लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? ओनली डस्ट कंट्रोल एंड रूट स्वीपिंग मेजर्स, या क्लोजर ऑफ स्कूल, एंट्री बैन ऑफ ट्रक्स, शटडाउन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, या मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन ऑन डीजी सेट्स एंड पार्शियल कंस्ट्रक्शन कर्ब्स, या फिर ओनली प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। तो कौन सा हो जाता है इसमें? तो देखो इसमें कंप्लीट बैन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हायर स्टेज का होता है। स्कूल्स को बैन कर दिए जाते हैं, ट्रक्स का बैन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बैन कर दी जाती है। ठीक है, तो स्टेज 2 एंड 3 कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, एंड डीजल जेनसेट्स को बंद करता है, फुल शटडाउन नहीं करता है। ठीक है, स्कूल्स इसमें खुले रहते हैं। और ये 4 वाला एक्टिव कब होता है? जब एक्यूआई जो लेवल होता है ना, वो 450 प्लस मार्क्स को क्रॉस कर जाता है। तो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रेशनल बिहाइंड एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। तो ये रिप्लेस करता है फॉर्मल जुडिशियरी को परमानेंटली, या रिड्यूस करता है पेंडेंसी, या प्रोवाइड एसपीटी कॉस्ट इफेक्टिव रिजोल्यूशन, अलाउज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ओनली फॉर क्रिमिनल केसेस, या मैंडेट करता है फॉरेन आर्बिट्रेशन इन कमर्शियल मैटर्स। तो कौन सा हो जाएगा? देखो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करने के लिए ले आई गई थी, पर्टिकुलरली टू प्रोवाइड स्पीडी जजमेंट। ठीक है, अन कॉस्ट इफेक्टिव रिजोल्यूशन है। इसमें 5 तरह की वो पे बात किया जाता है, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत एंड ओडीआर की। ठीक है, डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 39A इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, एंड लोक अदालत जो है वो बीइंग अवार्डेड नॉट फाइन फर्दर अपील ऑर्डिनरली, मतलब लोक अदालत ना अवार्ड्स देता है, इसमें आप
मतलब अपील्स नहीं कर सकते हो किसी केस की, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जाके अपील कर रहे हो लोक अदालत में, ये सब नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमिक्स में एज्यूम दैट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर विल इवेंचुअली रीच द रिच पर्सन, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द टू द टॉप इकोनॉमिक्स एक्टर्स इवेंचुअली improves welfare for the lower groups. Government redistributes wealth equally across classes. ट्रिकल डाउन का क्या मतलब है? स्मॉल इंटरप्राइजेज क्रिएट्स वेल्थ विच ट्रिकल्स अप टू कॉर्पोरेट्स। तो देखो ट्रिकल डाउन, यहाँ डाउन है, नीचे की तरफ ही आएगा, तो टॉप इकोनॉमीज बेसिकली लोअर ग्रुप्स के पास पहुंच जाते हैं, तो ये है, ठीक है। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एफडीआई लिबरलाइजेशन होता है, तो ये सब कहाँ होता है? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आता है और इवेंचुअली जॉब्स ग्रोथ होता है, या फिर वर्कर्स को ज़्यादा मतलब थोड़ा लो रेट पे सामान मिलता है कंज्यूमर्स को, ठीक है। बाद बाकी ठीक है, इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसलिए होता है ना कि ये इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर देता है एंड वेल्थ कंसंट्रेशन ऊपर में ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो अंबानी अडानी जैसे लोग या फिर एलन मस्क जैसे लोग रिच मतलब रिचर होने लगते हैं और पुअर पुअरर होने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका वो होता है। अंडर एडीआर अवार्ड्स गिवन बाय लोक अदालत आर, वही अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल, एडवाइजरी इन नेचर है, या फिर बाइंडिंग एंड इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट डिक्री है, एप्लीकेबल बिफोर एप्लीएबल बिफोर हाई कोर्ट्स है, या एप्लीकेबल ओनली इन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो देखो एडवाइजरी तो है नहीं, एप्लीएबल हाई कोर्ट में हम लोग कर नहीं सकते, ऊपर पढ़े थे, ठीक है। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये जो बाइंडिंग होता है इक्विवेलेंट होता है सिविल कोर्ट्स के बराबर, ठीक है। तो वही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से आ रहा है ये, और इस पे हम लोग अच्छा खासा बात कर लिए हैं। तो देखो ये हुआ हमारा एंड। आज के मतलब में 15 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो और भी इस चैनल पे पहले के एमसीक्यू प्रैक्टिस किए गए हैं, ठीक है। देखो ये वाला वीडियो मैं दोनों जो ले आ रहा हूँ प्रिपेयर थ्रू न्यूज़पेपर, जिसमें कि जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करके उस पे नोट्स बना के उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ये एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है, और ये डेट वाइज कोई रिलेवेंट नहीं करता है, क्योंकि इसमें देखोगे क्या कि जीएस के भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बी इट की अगर वो 17 नवंबर का भी है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।